जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। आज का किस्सा आरंभ करूं उससे पहले इस किस्से का सबसे खास हिस्सा और वो है कि आपसे निवेदन कर दूं कि अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी का चिन्ह दबा दीजिए, ये वीडियो लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, करवाइए, आगे बढ़ाइए, बढ़वाइए और साथ ही साथ में इस वीडियो से, इस चैनल से अपने परिचितों, परिजनों और मित्रों को अवश्य जोड़ें। जोड़ने की बात होती है तो हमारे देश में लोकतंत्र का जो ढांचा रखा गया है, ये हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का सबसे जो बड़ा खूबसूरत पहलू है वो क्या है? वो है कि इसमें हमारे यहाँ संघीय रूप में सभी राज्यों को जोड़ा गया है और केंद्र में एक सरकार रखी गई है। तो वो संघीय जो है वो ढांचे के वो सारे अपनी-अपनी इकाइयों में स्वतंत्र होने के बाद भी इस तरीके से केंद्र में उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो परोक्ष विधि से होता है, उसे परोक्ष ही कहेंगे क्योंकि जनता यानी आम जनता सीधे वोट देकर राष्ट्रपति हमारे यहाँ नहीं चुनती है। वो राष्ट्रपति शासन प्रणाली में होता है, हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है फिलहाल आप यूँ देखिए कि 82 बल्कि 77 के बाद में राष्ट्रपति बराबर अपने 5-5 वर्ष के कार्यकाल पूरे कर रहे हैं। अभी ये कहा जाता है कुछ एक लोग जो आलोचक हैं या प्रतिपक्षी लोग हैं वो कहते हैं साहब अभी देखो राष्ट्रपति जो हैं वो किस तरीके से हैं और उनके साथ ये है, उनके साथ वो है और वो तो मोदी सरकार के ऐसे वश में, वैसे वश में, ये सारी बातें हैं और ये भी आक्षेप लगाया जाता है नरेंद्र मोदी की सरकार पर कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा गिरा दी। लेकिन मैं आपको 80 के दशक के बिल्कुल आधे से पहले वाले हिस्से में ले जाना चाहता हूँ, जब 1982 में हुआ ये कि एक महोदय जो वो राष्ट्रपति बन गए थे। बन गए मतलब कोई एक्सीडेंटल नहीं बने थे, लेकिन बनाए गए थे। तो उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ भी ले ली थी और उसके बाद ठीक है कार्यकाल उनका आरंभ हो गया था। ये 1982 में उनके राष्ट्रपति बनने के बाद की बात है। उन्होंने एक बार एक बयान दिया था कि मैडम मतलब इंदिरा गांधी, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, तो मैडम अगर कहेंगी तो मैं झाड़ू लगाने को भी तैयार हूँ। ये बात किसने कही थी? देश के राष्ट्रपति ने कही थी। ये ध्यान रखिएगा और वो राष्ट्रपति जो है, वो ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र और बड़ा ही गर्व अनुभव कर रहे थे। अब देश का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि अगर देश की प्रधानमंत्री मुझे कहेंगी तो मैं झाड़ू भी लगाने को तैयार हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी संवैधानिक सत्ताओं का किस तरीके से अवमूल्यन कब-कब और कैसे-कैसे हुआ है। तो चलिए अब आपको ये भी बता देता हूँ कि वे राष्ट्रपति जो थे वे थे जैल सिंह। चूँकि वे ज्ञानी नाम की पदवीधारी थे इसलिए ज्ञानी जैल सिंह कहलाए, है ना? ज्ञानी और ग्रंथी ये 2 अलग-अलग मामले हैं, लेकिन दोनों सिख धर्म से, सिक्खी से जुड़े हैं और ये एक विशेष धार्मिक योग्यता के परिचायक भी हैं। जैल सिंह के बारे में अब देखिए हिंदी में जैल सिंह बोलना पड़ेगा लेकिन जब अंग्रेजी में लिखते हैं ज़ेड-ए-आई-एल तो जैल सिंह और यहाँ भी ये ध्यान दीजिएगा ये नाम इनका ये था नहीं मूल रूप से, बचपन में इनका नाम कुछ और था, दूसरा था लेकिन हुआ क्या कि ये आज़ादी के आंदोलन में जेल जाते थे। तो जेल जाते हैं वहाँ पर ये होता था कि ये इतनी बार जेल गए कि उनका जो नाम है वो मूल नाम तो कहीं छूट गया और जेल सिंह पड़ गया, ज्ञानी जेल सिंह। तो 1982 से 87 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। हुआ क्या कि 1980 में इंदिरा सरकार जब बनी फिर से इमरजेंसी के बाद 77 में तो इंदिरा गांधी की सरकार और वे दोनों सत्ता से बाहर हो गई थी, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी तो जनता पार्टी नाम से एक अजूबा सत्ता में आया था, लेकिन जनता उससे निराश हुई और 1980 में इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से 350 से अधिक सीटें शायद आई थी लोकसभा में और उनकी सरकार बनी। अब ध्यान ये दीजिएगा उस समय इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह को गृह मंत्री बनाया था। 1980 की ये बात है, मार्च 1980। तो अब ये ध्यान दीजिए कि इससे पहले 1972 से 77 तक 5 वर्षों तक जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे कांग्रेस की ओर से और इनके बाद दरबारा सिंह को
मुख्यमंत्री बनाया गया वही दरबारा सिंह जो जब अटल जी की केंद्र में सरकार थी और राजस्थान में जब सरकार चल रही थी अशोक गहलोत की, तब राज्यपाल थे और कुछ ही दिन राज्यपाल रहने के बाद उनका देहांत हो गया था, वही दरबारा सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह जो है वो 1980 में इंदिरा सरकार में गृह मंत्री बने और 82 में फिर इन्हें बना दिया गया था देश का राष्ट्रपति। अब देखिए बात क्या हुई। बात ये हुई कि जैल सिंह जो है ये कांग्रेस के राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री 31 दिसंबर 1984 को राजीव गांधी चुनाव जीतकर बन गए थे। वैसे तो इंदिरा जी की 31 अक्टूबर को ही हत्या के बाद में अगले दिन उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया, ये बात तो थी। अगले दिन नहीं, उसी दिन बना दिया गया था, ये बात तो थी। लेकिन वो 31 दिसंबर को चुनाव जीतकर फिर से बन गए थे। तो हुआ क्या कि राजीव गांधी का अपनी ही कांग्रेस पार्टी के बनाए गए राष्ट्रपति के साथ टकराव का मामला बैठ गया और शुरुआत तो खैर स्वाभाविक है, छुटपुट बातों से हुई होगी, लेकिन मामला यहां तक चला गया। होता ये कि प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरों से पहले राष्ट्रपति से मिले न मिले, लेकिन लौट कर आने के बाद में एक तरह से वो राष्ट्रपति से मिलकर अब रिपोर्ट देते हैं। ये एक औपचारिक ढांचा है कि वो बताते हैं कि मैं क्या क्या करके आया, कहाँ कहाँ गया, क्या बातें हुई, क्या एमओयू साइन हुए, कौन सी विशेष प्रस्ताव वाली बातें, जो भी सारी बातें हैं आदि आदि। तो राजीव गांधी ने वो परंपरा बंद कर दी। वो इतनी खटास आ गई थी दोनों के बीच में कि राजीव गांधी ने नीतिगत मामलों पर जेल सिंह से मिलना बंद कर दिया था और मिलना छोड़कर उन्हें सूचित करना बंद कर दिया था। और आज जो ये लोग कह रहे हैं ना कि मोदी सरकार ने जगदीप धनखड़ हैं इनको कैद कर दिया है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि जगदीप धनखड़ के पद छोड़ने के बाद भी ये बातें कही जा रही है। मगर उस समय आपको जानकर अचंभा होगा कि राजीव गांधी सरकार ने उस समय के पदासीन राष्ट्रपति की विदेशी यात्राओं और घरेलू यात्राओं पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया, कटौती करनी शुरू कर दी। इस सीधे से राष्ट्रपति की सत्ता को चुनौती थी। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रपति की घरेलू उड़ानों, यात्राओं, प्रवास और विदेशी उड़ानों, यात्राओं, प्रवास को नियंत्रित करने लगा, उसमें कटौतियां कर रही। ये दोनों के बीच में मामला यहां तक बिगड़ गया था और जब ऐसा हुआ तो अब वार पर प्रतिवार करने की बारी थी वो जैल सिंह की थी। तो जैल सिंह ने क्या किया, उस समय बोफोर्स घोटाला हवा में उछल रहा था, तो जैल सिंह ने बोफोर्स घोटाले से संबंधित दस्तावेज मांग लिए सरकार से कि लाओ मुझे उपलब्ध करवाओ, देश का राष्ट्रपति अध्ययन करेगा और निर्णय करेगा। अब ये जो बात थी ये राजीव गांधी सरकार को बड़ी असहज करने वाली बात थी और हुए भी राजीव गांधी। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना वो बहुत अजीब हुआ। ये अजीब था ही कि जेल सिंह ने बोफोर्स घोटाले के कागज मांग लिए, लेकिन उससे भी बड़ा अजीब तो ये हुआ कि राजीव गांधी की सरकार ने राष्ट्रपति भवन को वे दस्तावेज मुहैया करवाने से साफ मना कर दिया और कह दिया हम किसी भी सूरत में कोई भी दस्तावेज ये राष्ट्रपति भवन को उपलब्ध नहीं करवाएंगे। ये मामला बिगड़ गया, यहां तक आ गया और फिर मामला यहां तक आ गया कि जेल सिंह ने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कांग्रेस सरकार और राजीव गांधी सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने सरकार के जो भेजे प्रस्ताव हैं, जब राष्ट्रपति को भेजती है ना सरकार, उन प्रस्तावों और विधेयकों की समीक्षा करनी शुरू कर दी और उन्हें रोकना शुरू कर दिया। यहां तक मामला बिगड़ गया। अब ये और कहां तक बिगड़ा मैं बाद में बताऊंगा, पहले दूसरी बात कर लेता हूं कि 1987 का समय आया और जुलाई की बात थी। जुलाई में कार्यकाल खत्म होना था, तो 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने पहले प्रयास शुरू हो जाते हैं कि कौन बनना चाहता है, कौन दोबारा आना चाहता है। तो जेल सिंह जो है खैर दोबारा नहीं बने क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाने का सवाल ही नहीं छोड़ा कहीं, है ना, सारे रास्ते बंद कर दिए। अरे भाई, जब प्रधानमंत्री के साथ में इस तरीके से इतनी खटाई पड़ गई संबंधों में, तो वे प्रधानमंत्री थोड़ी चाहते कि अब वही आदमी फिर से राष्ट्रपति बने। ये बर्र के छाते में भला कौन हाथ डालता,
ऐसा नहीं है ना। तो कांग्रेस पार्टी ने जेल सिंह को अपना 1987 में राष्ट्रपति का प्रत्याशी नहीं बनाया और वे नहीं बने, और वहां वेंकट रमन जो है वे फिर राष्ट्रपति बने। एक बात। दूसरी बात, वो थोड़ा समय बीता और ये 87 की बात थी। फिर जनवरी फरवरी की बात है कि 88 में जेल सिंह ने साक्षात्कार दिया एक, और उस साक्षात्कार में कहा कि मुझसे कुछ नेताओं ने संपर्क किया था और उन लोगों ने मुझे संपर्क करके कहा था कि आप दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़िए, भले चाहे कांग्रेस आपको प्रत्याशी न बनाए, हम आपके लिए खर्चा करने को तैयार हैं, हम आपके लिए 30-40 करोड़ रुपया लगा सकते हैं, और हमारे ये इतने इतने सांसद हैं, समर्थक हैं, ये आपको समर्थन देंगे, वोट देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ 1987 के जून जुलाई, अब मई जून जुलाई की, जुलाई में चुनाव हुए थे राष्ट्रपति पद के। तो उस समय का 30-40 करोड़ रुपया आज का कितना बनता है, ये हिसाब आप लगाइए। तो जेल सिंह का ये जब इंटरव्यू छपा तो बवाल मच गया। अब बवाल तो मचना ही था, बवाल बहुत बड़ा मच गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी गौर किया कि भाई ये क्या बात है, ऐसे कौन लोग थे? क्या वे कांग्रेस के लोग थे जो जेल सिंह से जाकर मिले और ये उकसाया कि आप दोबारा खड़े हो जाइए, दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए खड़े हो जाइए, हमारे लोग आपको वोट देंगे, और लिस्टें दी। जेल सिंह ने कहा कि वो लिस्टें लेकर आए मेरे पास कि इतने मेरे एमपी है, इतने मेरे एमपी हैं और हम आपको वोट देंगे, और मुझे सीधा प्रस्ताव भेजा धन का कि 30-40 करोड़ रुपया लगा देंगे। तो हिंदुस्तान की राजनीति में बवाल हो गया। अब बवाल इतना बढ़ गया था कि नौबत ये आ गई कि हर आदमी खुसर-फुसर कर रहा है कि भाई वो कौन लोग थे जो जेल सिंह के पास में सूचियां लेकर गए थे और पैसों का ऑफर किया था। तो बाद में जेल सिंह ने जरूर ये एक आध मैगजीन को, पत्रिका को साक्षात्कार दिए, तो उसमें कहा कि भाई मैंने तो वैसे ही लाइटली कह दिया था, हल्के रूप में। लेकिन आप ध्यान रखिए मित्रों, इतनी बड़ी बात हल्के रूप में कह रहे हैं, दिखाया भली जाए, लेकिन हल्के रूप में कही नहीं जाती है। वो कही ऐसे जाती है कि जैसे हल्के रूप में लगे, लेकिन बात वो बड़ी गंभीर और बहुत बड़ी होती है। अब आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो फिर हुआ ये कि पता तो हर आदमी लगाता ही है ना, सूत्र तो सभी के ही हैं। तो हुआ ये कि जेल सिंह जो हैं उन्होंने कहा कि साहब मैं नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन बाद में एक अवसर ऐसा आया कि ये उन्होंने नाम बताए, और क्या-क्या था सारा बताया। तो ये जो सारा किस्सा ये धर्मयुग के 27 मार्च 1988 के अंक में छपा। तो वो जो नाम बताए थे उन्होंने, वो जो समर्थक सांसदों की सूचियां जिन लोगों ने दिखाई लेकर आए, वे उनके नाम, और जिसने 30-40 करोड़ रुपया लगाने को कहा था उसका नाम, सबका नाम उन्होंने बताया। लेकिन धर्मयुग जो पत्रिका है, इसकी एक सहयोगी पत्रिका वो अंग्रेजी में निकलती थी, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, और प्रीतिश नंदी इसके संपादक थे। तो जेल सिंह ने प्रीतिश नंदी के साथ एक साक्षात्कार में ये बताया कि उनके पास नरसिंह राव, बलराम जाखड़ और अर्जुन सिंह, ये तीनों बड़े कांग्रेसी लीडर, ध्यान रखिएगा, नरसिंह राव यानी पीवी नरसिंह राव जो बाद में प्रधानमंत्री बने, अर्जुन सिंह और बलराम जाखड़ जिन्हें 84 से 89 में लोकसभा अध्यक्ष बनवाया था राजीव गांधी ने, ये तीनों अपने अपने समर्थक सांसदों की सूचियां लेकर मेरे पास आए। मतलब क्षमा कीजिए, इन्होंने उन सूचियों के साथ अपने दूत भेजे मेरे पास, खुद नहीं आए, अपने दूत भेजे कि ये हमारे समर्थक सांसद हैं, इनकी लिस्ट देख लो, ये आपको वोट देंगे अगर आप खड़े होंगे तो, भले कांग्रेस से बगावत करके खड़े हों। तो अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि अच्छा, और वो जो 30-40 करोड़ रुपयों वाला कौन था? तो वो चंद्रा स्वामी थे। अब चंद्रा स्वामी के नाम से तो आप परिचित है कि कितने बड़े तांत्रिक थे। नरसिंह राव जी उनके बाद के वक्त में अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में कितने खास बने 1991 से 96 के बीच में। तो चंद्रा स्वामी ने ये ऑफर दिया था, ज्ञानी जेल सिंह को ये प्रस्ताव दिया था कि आप अगर कांग्रेस से बागी होकर भी चुनाव लड़ते हैं दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए, तो हम आपके लिए 30-40 करोड़ रुपया लगाने को तैयार हैं। ये प्रस्ताव था। लेकिन वो एक बात तो रह गई ना, जो मैंने आपसे कही थी कि राजीव गांधी सरकार और
इनके ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति के बीच में खटाई कहाँ तक हो गई थी, खटास कहाँ तक पहुँच गया था। वो यहाँ तक पहुँच गया था कि एक समय तो ऐसा आया कि ज्ञानी जेल सिंह ने मन बना लिया था कि मैं राजीव गांधी की सरकार ही बर्खास्त कर दूँगा, प्रधानमंत्री पद से हटा ही दूँगा, इनकी सरकार ही हटा दूँगा। एक बार यहाँ तक, इस हद तक सूत्र बताते हैं कि उन्होंने तय कर लिया था। वो तो खैर कुछ दिमाग में आया होगा कि बाद में उन्होंने ऐसा किया नहीं, लेकिन तय तो कर लिया। इस हद तक चले गए थे। अब आप ये सोच सकते हैं कि मामला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में कितना बिगड़ गया था। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कभी भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में संबंध इस तरीके से बिगड़े, क्योंकि इन दोनों के बीच का तालमेल हमारे देश के लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी बात और अनुकूल बात होगी। और इस चैनल के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी और बहुत अनुकूल बात ये है कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साथ ही साथ में क्या करना है, ये भी करना है कि ये जो घंटी का चिन्ह वो दबा दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, करवाइए आगे, बढ़ाइए इसे, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, अपने परिचितों, परिजनों, मित्रों को जोड़िए। और ये काम आप करें, तब तक मैं लौट कर आता हूँ अगले वीडियो में अगला किस्सा लेकर। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब विदा लेता हूँ ये कहते हुए कि जय श्री राम, प्रणाम।